यस, तो आज हम लोग हमारी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसके कुछ टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैं एक आपको बुक में ही लेके चलता हूँ। ये हमारी बुक आपके सामने है और इसमें हम देखने वाले हैं एक कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती है कार्बनिक रसायन में, ठीक है, उनके बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे। कार्बनिक रसायन में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखो, उसमें एक तो कार्बनिक अणु होता है ना, जो रिएक्शन करता है, और उस पर एक आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है ना, जो उससे रिएक्शन करता है, और उसके बाद एक मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती किस में बदलता है, उत्पाद में। तो फाइनली हमें मिलता है उत्पाद, ठीक है। तो इस तरह से सारी जो कार्बनिक रसायन में जो रिएक्शन होती है उनमें ये मेन कैरेक्टर होते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बनिक अणु जो जिस पे रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन शो करता है, उस पे एक आक्रमणकारी स्पीसीज होती है, अटैकिंग स्पीसीज जिसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, कुछ भी हो सकता है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। उससे फिर मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती उत्पाद में बदलता है, और साथ में जो कुछ छोटे अणु निकलते हैं, है ना, उन्हें हम बोलते हैं उप उत्पाद, ठीक है। कम मात्रा में कुछ और निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उप उत्पाद। तो इस तरह से एक जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है। अब रासायनिक अभिक्रिया में देखो, जो आक्रमणकारी स्पीसीज होती है जनरली वो दो तरह की होती है। एक होती है नाभिक स्नेही और एक होती है नाभिक, बोलना जरा, एक होती है नाभिक स्नेही, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। तो एक नाभिक स्नेही, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब नाभिक जो स्नेही है ना, उसे हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कशन के दौरान लिखेंगे Nu-, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को लिखेंगे हम लोग E+, ठीक है। अब नाभिक स्नेही बताओ भाई क्या होता है, बोलते जाओ। नाभिक स्नेही क्या होता है, कौन बताएगा? जो नाभि के अंदर ना वैसे ही स्नेह रखते हैं, वे भी कर्मक हाँ जो नाभि के हाँ, अंदर ना वैसे। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाभिक स्नेही की, है ना। नाभिक स्नेही, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दोबारा लिखते हैं इसको। ओके, नाभिक स्नेही, देखो सिंपल सी बात है, नाभिक स्नेही वो होता है जो नाभिक से स्नेह रखता है। अब नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, नाभिक से कौन प्रेम करेगा, नाभिक से वो प्रेम करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। उसको अपने इलेक्ट्रॉन सेटल करने के लिए क्या चाहिए, नाभिक चाहिए। बात समझ में आई? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन को सेटल करने के लिए नाभिक चाहिए। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो नाभिक स्नेही होता है। और जो अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके किसी के साथ बंध बना सकता है वो होता है नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह रखता है। अब नाभिक से स्नेह जो रखते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो होना चाहिए उस पर ऋणावेश। आप लोग जानते हो ऋणावेश किसी स्पीसीज में होता है, किसी अणु पे होता है, तो वह जो ऋणायन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ना। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता एक तरह से और हो सकती है, लोन पेयर के रूप में भी हो सकती है। तो ऐसे सभी अणु या ऐसे सभी अभिकर्मक जिनमें या तो ऋणावेश हो या इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वे सभी होते हैं नाभिक स्नेही, ठीक है। ऋणावेश वाले एग्जांपल लेता हूं, OH-, ये नाभिक स्नेही है, Cn-, ये भी नाभिक स्नेही है। इसी तरह से जितने भी हैलाइड्स हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सब नाभिक स्नेही है, ठीक है। तो ये सब है नाभिक स्नेही। CH3-, ये सब नाभिक स्नेही है। ये तो हो गए कौन से, निगेटिव चार्ज वाले, जिनके पास निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब वो देखते हैं जिनके पास होता है लोन पेयर, है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होती है, वो भी नाभिक स्नेही का काम करते हैं। वो भी अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके किसी ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर आक्रमण करके उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले हैं, ये देखो NH
3 NH3 में हम जानते हैं ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये नाभिक स्नेही है। इसी तरह से H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह भी नाभिक स्नेही का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी स्पीसीज नाभिक स्नेही का काम करते हैं, है ना। ऐसे ही हम यदि लिखते हैं अल्कोहल, देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हो गया नाभिक स्नेही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लोग एमीन लिखते हैं, RNH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हो गया नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही वो सभी होते हैं, वो सभी अभिकर्मक जो किससे स्नेह रखते हैं, नाभिक से। अब नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे हो सकती है, दो रूपों में हो सकती है, एक तो ऋणावेश के रूप में, एक होती है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। ऋणावेश वाले को एग्जाम्पल ये रहे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले के एग्जाम्पल ये रहे। तो ये थे नाभिक स्नेही। अब अगले जो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, रिएजेंट होते हैं, है ना, वो हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन से, बोलना जरा। इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो परिभाषा आप लोगों को पता चल गया होगा, जो किससे स्नेह रखता है, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो वो सारे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सारे अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही देखो दो रूपों में हो सकती है। ठीक है, एक तो हो सकती है किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो आप लोग जानते हो पॉजिटिव चार्ज यदि है किसी उसके ऊपर, अभिकर्मक के ऊपर, है ना, किसी आयन कोई यदि धनायन है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है उसमें अष्टक अपूर्ण हो, केंद्रीय जो परमाणु है उसका क्या हो, अष्टक अपूर्ण हो। जब अष्टक पूर्ण होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि उसके केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तब उसका अष्टक अपूर्ण होगा। वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि उसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कोई भी एग्जांपल बताओ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बताना जरा, कोई भी। H+। हाँ भाई, H+ तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। CH3+ कार्बोकटाइन जो हम लोग लिखते हैं, वो भी नाभिक से नहीं है। ठीक है, और कोई बताओ जिसके ऊपर पॉजिटिव होता हो। क्लोरीन। हाँ, किसी के भी ऊपर पॉजिटिव होगा ना, वो क्या होगा, बोलना जरा। यदि मैं क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव लगा दूं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यदि मैं NO2 के ऊपर पॉजिटिव लगा दूं, तो ये क्या हो गया, मेरी आवाज में प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आवाज में प्रॉब्लम नहीं है ना, नाइट्रो। हाँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया ना। ओके, अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है क्या, बताना जरा। हाँ सर। ओके, गुड। कुछ भी मिस्टेक होते ही मुझे हिंट दे देना, ठीक है। और आज हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं, गुड गुड, 16-17 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। तो इस तरह से ये तो हुए पहले वो एग्जाम्पल जो धनावेशित होते हैं, है ना, उन्हें वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब अष्टक अपूर्ण होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो कोई भी मुझे एग्जाम्पल बताओ जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, बताओ बताओ भाई। ये आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन अब चलो बताओ, फटाफट बताओ मुझे जिसमें अष्टक अपूर्ण है। नहीं पता, हाँ या ना, नहीं। ओके नहीं, ओके। तो अष्टक अपूर्ण, देखो मैं लिखता हूं एक एग्जांपल। बोरोन के जितने भी 3 संयोजकता वाले कंपाउंड है, सब में अष्टक अपूर्ण होता है। BCl3 अष्टक अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है भाई, मैं बताता हूँ। बोरोन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो बोरोन के संयोजकता केस में कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसमें संकरण कौन सा है, sp2। बात समझ में आई, है ना। जैसे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1। तो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के पास हैं, और 3 क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ला करके बंध बनाएंगे, 3 बंध बन जाएंगे, ये रहे।
ये देखो, ये बंद के जो 2-2 इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन में से एक बोरोन का है, एक क्लोरीन का है। तो अब बोरोन के संयोजकता केस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बोरोन का जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है। इसकी लेविस स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, वैसे तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखो, इसकी ये लेविस स्ट्रक्चर है, ये रही लुईस संरचना। यहाँ पर क्लोरीन का सबका अष्टक पूर्ण है और बोरोन का अष्टक पूर्ण नहीं है। ये लो, ये एक क्लोरीन अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण, और ये देखो बोरोन में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अष्टक अपूर्ण। अब जब इसका अष्टक अपूर्ण है तो ये जो मॉलिक्यूल है पूरा BCl3, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यह है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही का एक एग्जांपल और है AlCl3, एल्यूमिनियम का कंपाउंड भी क्या होता है? एल्यूमिनियम का कंपाउंड भी अष्टक अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम की पोजीशन बोरोन के नीचे ही तो है, ठीक है, पी ब्लॉक में, तो इसलिए ये भी वही है ना। इस तरह से जितने भी कंपाउंड है जिनमें अष्टक अपूर्ण होता है वो सब के सब किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। और अब हम लोग छोटा सा एक, मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, बुक का पेज दिखाता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये लो भाई, है ना, ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को। बुक का पेज आपकी स्क्रीन पे है क्या? हाँ सर। ओके, गुड गुड गुड। तो इसमें उदाहरण कहाँ मिलेंगे? ये लो भाई, मिल गए हमें उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो हल दिखा रहा है, ये यहाँ यहीं पर मैं कुछ आपको बातें बता दूं। चलो ये हम बाद में देखेंगे, समान से विदलन है ये, है ना। ये देखो भाई, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी में वर्गीकृत करो, है ना। रागी मतलब स्नेही, है ना, तो ये नाभिक स्नेही हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। अब HS माइनस, बोलते जाओ, मैं गोला टिक कर रहा हूं, बोलते जाओ फटाफट। नाभिक स्नेही, BF3 इलेक्ट्रॉन स्नेही, C2H5O माइनस, नाभिक स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, नीचे उत्तर भी दिख रहा है मुझे लगता है, तो इसका नहीं सर, मन से ही बता रहे हैं। अच्छा, गुड 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 गुड। ये लो भाई, अब हल नहीं दिख रहा आप लोगों को, गुड। ये बताना जरा जहां अंडरलाइन किया है। नाभिक ये नाभिक स्नेही कैसे होगा? क्लोरीन के ऊपर प्लस लगा हुआ है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, गुड गुड गुड। ये वाला, ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये वाला NH2 माइनस नाभिक स्नेही है, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, इस तरह से है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर आपको, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही ये केंद्र होते हैं, है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र होता है, और जब कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर ही आक्रमण करता है। देखो, अभिक्रिया बहुत समझना बहुत इजी है, यदि एक बार समझ गए ना तो अभिक्रियाओं को मतलब तुम लोग एंजॉय करोगे, उनको लिखना, उनको समझना, है ना। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है तो वो नाभिक स्नेही केंद्र पर आक्रमण करता है, और नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर करता है, क्योंकि नाभिक लेके आता है, नाभिक स्नेही के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो वो वहां जाके आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है। तो किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कैसे पहचानते हैं? ये देखो, एक सिंपल सा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड का। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र को पहचानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, ये देखो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र को इंगित करो, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का पता वहां से चलेगा, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी कौन से कार्बन पर है। इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन पर, जिस पर मैंने ग्रीन मार्क किया है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और यह हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र हो गया। अब यदि न्यूक्लियोफाइल यानी कि
नाभिक स्नेही कभी आक्रमण करेगा इस पे तो इस कार्बन पे करेगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से ये आयोडीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि आयोडीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसी तरह से Cn जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन भी हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, है ना। ये उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर स्टार लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र हो गए उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र होते हैं, और नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर आक्रमण करता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही केंद्र पर आक्रमण करता है। जाहिर सी बात है, जिसको जो जरूरत है वो वहीं जाएगा, है ना। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे करते हैं वो मैं एक बहुत छोटा सा आपको बता देता हूं। अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे करते हैं ये देखो आपके है सामने, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम बहुत बार क्रियाविधि लिखते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं वो देखो। जब आपको एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म को मूव कराना है तो हमेशा एक ये क्या बोलते हैं इसको, मुड़ी हुई तीर से दिखाते हैं, है ना। इससे दिखाते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म यदि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहे हो। अब यहां पर देखो, ये जो जहां मैंने अंडरलाइन किया है, यहां पर इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर आ रहा है ना, इधर मूव कर रहा है। तो ये देखो हमने इसको कैसे दिखाया है, पूरे एक मुड़े हुए तीर से दिखाया है। तो ये तीर यहाँ बता रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके आए हैं यहाँ पर, ये देखो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड है वो मूव हुआ है, निकटवर्ती स्थिति पर पाई बॉन्ड मूव हुआ है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं में जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो लोन पेयर के रूप में भी जा सकता है और लोन पेयर, है ना, डबल बॉन्ड के रूप में आ सकता है। ये देखो यहाँ पर एक जो बॉन्ड है वो पूरा मूव हो गया और यहाँ पर आ गया, ये देखो लोन पेयर के रूप में आ गया, अब दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह से ये लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड बना सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। अभी ये जो लोन पेयर है वो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा, है ना। ये बंधित जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बंद बनाने में भाग ले सकता है। तो ये पूरा मूव यहाँ पर हुआ, ये देखो वाई के इधर अब ये डबल बॉन्ड आ गया और इधर सिंगल बॉन्ड रह गया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो मुड़ी हुई तीर से करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो भी मुड़ी हुई तीर से करते हैं, लेकिन वो मुड़ी हुई तीर का जो सिर होता है ना वो आधा ही दिखाते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं फिश हुक्ड। फिश हुक्ड यानी कि मछली जो पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ने वाला हुक होता है फिश हुक, है ना। ये फिश हुक जैसा ये तीर होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरे सिर वाला तीर। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखाते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से किसी को पता है क्या प्रेरण प्रभाव क्या होता है? बताओ भाई। प्रेरण प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलना जरा। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्रेरण प्रभाव तो पता हो नहीं पता हो, सबने ये पढ़ा होगा माइनस आई और प्लस आई प्रभाव क्या है, ये पता है क्या? अब ये जो प्रेरण प्रभाव दो तरह का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो ये जो ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव है उसको माइनस आई बोलते हैं, और धनात्मक है उसको प्लस आई प्रभाव बोलते हैं। अब ये आई कहां से आया? ये आया इसके अंग्रेजी नाम से, इंडक्टिव से। ठीक है, तो माइनस आई और प्लस आई बताओ भाई, किसी को भी प्रेरण प्रभाव पता है क्या? किसी को भी? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए? चंदा, सुमन, और ये गुलशन बबेरवाल, गुलशन, ईशा, जया, काजल, कानाराम, करण सिंह, कविता जाट, कविता यादव, किरण कुमारी, मोनिका, ओप्पो A5, प्रियंका यादव, रेशम, संदीप। ओके, गुड। तो रेशम, राजश्री फटाफट बताओ प्रेरण प्रभाव क्या होता है, राजश्री। जब किसी कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षीय इलेक्ट्रॉन प्रतीक समूह जोड़ देते हैं तब पूरी कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है। हाँ, वेरी गुड, ये एकदम सही परिभाषा है। अब मैं फटाफट आप लोगों को माइनस आई और प्लस आई प्रभाव बता रहा हूं, आप लोग उसको देखिए और समझिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले माइनस आई। ठीक है, माइनस आई, है ना, और ये भी देखेंगे कि इसका नाम प्रेरण प्रभाव क्यों है। तो आप लोगों के सामने एक कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की, उससे एक एक्स परमाणु जुड़ा हुआ है।
हम ये मान लेते हैं कि X परमाणु की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है। तो विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है, तो विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि यह परमाणु जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। ठीक है, हमेशा ये चीज में, जब कोई भी बंध पोलर होता है तो क्यों होता है, देख लो, मैं यहां पर बता देता हूं। ए और ए के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इसे हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ए और ए दोनों समान परमाणु है, तो इनकी विद्युत ऋणता भी क्या होगी, समान होगी। तब विद्युत ऋणता समान होगी तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बंध के, ये फिक्स बीच में रहेंगे दोनों के, न इसकी तरफ जाएंगे न इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन हमने बनाया बंध ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यदि ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो बंध पोलर हो जाएगा और ये ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन बी से हो जाएंगे दूर। तो ए के ऊपर आ गया आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आ गया आंशिक धनावेश, और जो बंध पहले, और ये जो बंध है अब ये हो गया ध्रुवित हो गया, है ना, पोलर बॉन्ड हो गया। अब ये देखो, है ना। तो इस तरह से विद्युत ऋणता की वजह से कोई बंध ध्रुवीय या फिर अध्रुवीय होता है। ठीक है, यहाँ पर X जिसको हमने माना है हेलोजन मान लेते हैं, इसको सीधा सीधा हम बोल देते हैं क्लोरीन। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है, इनके इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच लेता है। इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ गया आंशिक धनावेश। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आंशिक धनावेश क्यों आया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना, क्लोरीन ने इनको खींच लिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से। अब जो आंशिक धनावेश आया इस कार्बन के ऊपर, कार्बन 1 के ऊपर, उसकी वजह से ये कार्बन क्या करेगा, ये जो कार्बन कार्बन बंध है C2 और C1 के बीच में, इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि अब इसके पास कमी आई तो इससे खींच लेगा, इससे खींच लेगा तो इसके पास भी कमी हो गई। ठीक है, आंशिक जो धनावेश है वो यहाँ भी डेवलप हो गया, ये इससे खींच लेगा तो यहाँ भी आंशिक धनावेश आ गया। बात समझ में आई, है ना। तो इस तरह से ये जो अधिक विद्युत ऋणता का जो परमाणु है वो इस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ध्रुवीय हो गए, है ना। इनको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है ये ध्रुवीय हुआ, ठीक है। इसने फिर ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है, कार्बन कार्बन बंध है कौन सा, C2 और C1 का, इसको ध्रुवीय कर दिया, फिर इसने इसको ध्रुवीय कर दिया C2 C3 वाले को। तो एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं ये जो C1 और क्लोरीन के बीच का बंध है ये C2 C1 के बंध को प्रेरित कर रहा है, ये इसको ध्रुवीय होने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक है, अब प्रेरण प्रभाव की वजह से हुआ क्या, कार्बन श्रृंखला पे तो आंशिक धनावेश आया हुआ है ना, और ये क्लोरीन पे आया हुआ है आंशिक ऋणावेश। तो इस तरह के ग्रुप, इस तरह के समूह है जो जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है ना, और ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो सभी -I इफेक्ट दिखाते हैं। -I का मतलब है कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। ये देखो, ये कार्बन श्रृंखला है ना, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसे हम बोलते हैं -I इफेक्ट, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। और ये कब होता है, जब कोई समूह है या ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा हो। ठीक है, अब -I कौन कौन से दिखाते हैं, जितने भी हैलोजन है वो सब के सब -I दिखाते हैं। NO2 ग्रुप है ये भी -I दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ज्यादा होती है। OH है ये भी -I दिखाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये सभी ग्रुप -I प्रभाव दिखाते हैं। ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। क्या बोलते हैं ऐसे ग्रुपों को, -I दिखाते हैं उनको, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। हाँ, और देखो इंग्लिश में बहुत सीधा सा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये इनकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। ठीक है, अब यदि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है।
ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विकर्षी बोलते होंगे शायद, है ना, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, वैसे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला को देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप। और प्लस आई प्रभाव कौन दिखाता है, वो दिखाते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप जो हमने देखे हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं प्लस आई प्रभाव, ठीक है। तो इस तरह से प्लस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना कार्बन श्रृंखला की तरफ। माइनस आई प्रभाव यानी कि ये जैसे x है, ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, और ये जैसे x है, ये दिखा रहा है माइनस आई प्रभाव, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है प्रेरण प्रभाव, है ना, याद रखना, एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, और उसके अलावा ज्यादातर सारे हैं वो सबके सब वही दिखाते हैं, माइनस आई। एक चीज और बता दूं, ये जो प्रेरण प्रभाव है ये परमानेंट प्रभाव है ना, ये क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट है। और इसमें जो रेफरेंस लेते हैं ना हम लोग, वो CH बॉन्ड को लेते हैं, मतलब CH बॉन्ड का प्रेरण प्रभाव 0 मान के चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जब प्रेरण प्रभाव है वो 0 मान के चलते हैं। हाइड्रोजन की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता हो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो गया, वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और हाइड्रोजन की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो वो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, और वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया मध्यवर्ती। देखो मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं बताता हूं। उससे पहले बात करते हैं विदलन की। किसकी, कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड का विदलन होता है ना, जाहिर सी बात है रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, बंधों का ही तो गेम है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में नया परमाणु हो जाता है क्या, कभी नहीं होता, नया परमाणु कभी नहीं होता। यदि इधर A प्लस B प्लस C है, 3 परमाणु है, तो इधर उत्पाद की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ ये 3 ही परमाणु रहेंगे, चाहे उत्पाद कैसा ही बने, चाहे 2 उत्पाद बने, AB प्लस C बने, चाहे BC प्लस A बने, और चाहे ABC एक उत्पाद बने, कैसे ही बना लो, लेकिन परमाणु नया पैदा नहीं हो सकता। इसे कौन सा नियम बोलते हैं भाई, ये तो एक बहुत अच्छा नियम है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको 10th में पढ़ा है। बताना जरा, चलो कोई बात नहीं, इसको देखना, है ना। और ये तो कंफर्म, ये तो है कि नया परमाणु नहीं बन सकता, ठीक है। इसको देखना आप लोग, ये कौन सा नियम है, ये बड़ा अच्छा सा है, बहुत बेसिक नियम है ये, है ना, ठीक है। संरक्षण का नियम है, कौन सा संरक्षण है वो देखना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विदलन का, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है। बंध टूटने को हम कहते हैं विदलन। बंध किस तरह से टूट सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी बंध है, हमारे पास CH3 और Cl का बंध है, अब हमें इसे तोड़ना है। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, तो यदि ये बंध टूटेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है इनको भी अपनी तरफ अपनी साथ लेता चला जाएगा, और उत्पाद क्या बनेगा, CH3 पे आ गया प्लस, और प्लस में बना क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो ये जो विदलन हो रहा है ये विषमांश विदलन है। कौन सा विदलन है, विषमांश, विषमांश, ये विषमांश विदलन है ना। विषमांश विदलन का मतलब ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं में से किसी एक के पास जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक ये हो गया CH3 का मेटल के साथ बंध बना हुआ है, कॉपर के साथ। अब यहाँ पर कॉपर धातु है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की नहीं होती, ठीक है। तो जब ये बंध टूटेगा, विषमांश विदलन होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे CH3 के पास, CH3 बनाएगा ऋणायन और कॉपर बनाएगा धनायन, ठीक है। तो ये जो दोनों विदलन हैं जिनमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसके साथ जा रहे हैं या इसके साथ जा रहे हैं, ये असमान विदलन हो रहा है ना भाई। बॉन्ड बना तो कैसे बना,
बॉन्ड बना तब बना, ए और बी ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाया, एक एक इलेक्ट्रॉन ला करके दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन विषमांश विदलन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसके साथ जाते हैं या इसके साथ जाते हैं, उसको बोलते हैं विषमांश विदलन, ठीक है। अब विषमांश विदलन जो दोनों संभावनाएं हैं हमने देख लिया, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज्यादा वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब हमने देख लिया। ये जो स्पीसीज बनती है जिसमें कार्बन के ऊपर धनायन है, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन, यही बोलते हैं ना, और कोई नाम थोड़ी है इसका हिंदी में, कार्बोकैटायन हम इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्बेनायन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बेनायन, कार्बेनायन इसको बोलते हैं। तो ये कार्बन के ऊपर ऋणायन है तो हो गया कार्बेनायन, ये कार्बन के ऊपर धनायन है तो हो गया कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया के मध्यवर्ती हैं, ठीक है। अब हम तीसरे मध्यवर्ती और दूसरे प्रकार का जो विदलन होता है उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है, एथेन है, इसका अब समांश विदलन होगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है समांश विदलन, ठीक है। समांश विदलन यानी कि समान रूप से विदलन, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बंध के, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। अब समांश विदलन हो गया तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो स्पीसीज बनी जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं बताना जरा, बोलो, फ्री रेडिकल। यह है मूलक, मुक्त मूलक, यही बोलते हैं ना, बोलना जरा। हाँ सर। हाँ, तो आपको मिल गए 3 तरह के अभिक्रिया के मध्यवर्ती। एक मिला आपको कार्बोकैटायन, एक मिला आपको कार्बेनायन, एक मिला आपको मुक्त मूलक। इन तीनों की हम लोग बात करने वाले हैं। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं कार्बोकैटायन के ऊपर। तो कार्बोकैटायन को पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सा है, और मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ आप लोगों की बुक में। और ये देखो भाई, ये आ गया हमारा, बोलना जरा क्या आएगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, यस, ये आ तो गया, यस। ये देखो भाई, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, विषम अपकठन या विषमांश विदलन हो रहा है। तो ये देखो, ये कार्बोकैटायन बन गया है ना। अब कार्बोकैटायन की जो संरचना है वो कैसी होती है, ये हम बताते हैं आप लोगों को। कार्बोकैटायन की संरचना ये रही, देखो कार्बोकैटायन की संरचना होती है समतलीय, समतलीय होती है, समतलीय, ठीक है। और इसमें संकरण होता है sp2, कार्बन का संकरण होता है sp2। कार्बन के संयोजकता कोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अष्टक अपूर्ण होता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये है कार्बन, थोड़ा सा इंक हम लोग चेंज करते हैं, ये लो, और थोड़ा सा ये भी सही करते हैं, ये लो, ये लो, बड़ा मुश्किल है, ओके। अब देखो, हाँ ये देखो कार्बन है, और कार्बन के साथ एक ही तल में ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ एक ही तल में। और ये जो असंकरित कक्षक है, पीजेड कक्षक असंकरित है, यह इसकी एक पाली तल के ऊपर, एक पाली तल के नीचे। तो यह है कार्बोकैटायन की संरचना। संकरण याद रखना, sp2, कार्बन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, sp2 की संरचना क्या होती है, त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोकैटायन की संरचना। अब कार्बोकैटायन का मुझे एक बात बता दो, इसका कार्बोकैटायन होते हैं 3 तरह के, है ना, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कौन कौन से तरह के होते हैं। ये लो भाई, ये हम चले, है ना। और क्लास हमारी यदि कट जाए तो आप लोगों को जुड़ना नहीं है, ठीक है। कार्बोकैटायन होता है 3 तरह का, एक तो है ये कार्बोकैटायन, एक है ये कार्बोकैटायन, ये एक है कार्बोकैटायन, ये। अब आप लोग बताएंगे कौन कौन से तरह के हैं। और एक है कार्बोकैटायन, ये लो भाई, ये CH3 यहाँ प्लस, और ये CH3 और यहाँ प्लस,
अब फटाफट मुझे बताओ, या जहां मैं टिक कर रहा हूं ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, जल्दी बोलो फास्ट। ये प्राइमरी है, जिसको बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटायन। ये क्या है बताना जरा, जिसमें यहाँ पर CH2। सेकेंडरी है सर, क्या हुआ? सेकेंडरी। नहीं, ये भी प्राइमरी है। सुन लो सुन लो, अभी हमने प्राइमरी कार्बन की परिभाषा की बात करी हुई है। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो या तो अकेला कार्बन है या फिर उससे कोई एक कार्बन और जुड़ा है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और जब प्राइमरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये मेथिल कार्बोकेटायन है, ये एथिल कार्बोकेटायन है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हो गया 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यह जो कार्बोकेटायन है वो ये वहां 3 पर डिग्री हो गया। ये 3 डिग्री है, क्योंकि जो टर्सरी है सर। धनावेश है वो टर्सरी कार्बन के ऊपर है, इसलिए ये हो गया टर्सरी कार्बोकेटायन, तृतीय कार्बोकेटायन। इनका स्थायित्व का वो बताओ मुझे, ऑर्डर बताओ फटाफट। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 जल्दी डिग्री। करो। 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे ज्यादा, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसका कारण कौन बताएगा? जल्दी करो, इसका कारण कौन बताएगा? जल्दी बोलो। 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है सेकेंडरी से, प्राइमरी से, ऐसा क्यों हुआ? बुक ने कह दिया इसीलिए मान लिया, या कोई कारण भी होता है? केमिस्ट्री में बिना कारण के कोई चीज नहीं होती, ये मान के चलना। जब तक कारण नहीं सीखोगे केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे, उत्तर रटना पड़ेगा, ठीक है। बता दो यह ज्यादा स्थायी क्यों होता है? बोलो भाई, किसी को नहीं पता क्या? इलेक्ट्रॉनों का स्थानीयकरण नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनों का स्थानीयकरण नहीं है। चलो अब आगे बात, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं एक बहुत छोटा सा बता देता हूं आप लोगों को स्थायित्व क्या होता है। देखो देखो स्थायित्व देखो, आवेश के साथ है ना स्थायित्व घटता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्या बोलते हैं, आयन बोल लो या अणु बोल लो, कोई भी कार्बनिक स्पीशीज बोल लो, ठीक है, उसमें यदि आवेश जितना ज्यादा है उसकी क्रियाशीलता उतनी बढ़ती जाती है। जैसे किसी आदमी को जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसकी मारपीट करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए आवेश जितना ज्यादा है उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ज्यादा होती है, और जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है। ये तो बात सिंपल सी है कि जो रिएक्शन जल्दी कर रहा है, जो अभिक्रिया जल्दी कर रहा है, वो कम स्थायी है, इसीलिए तो अभिक्रिया जल्दी कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्थायित्व स्थायित्व इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रियाशीलता के। ये बात समझ में आ गई क्या? स्थायित्व किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ बताना जरा। क्रियाशीलता के। स्थायित्व कम हुआ तो क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा। और स्थायित्व, हाँ ठीक है, क्रियाशीलता ज्यादा होगी, स्थायित्व कम होगा। तो अब मेरी बात सुनो, क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है? देखो मैं एक बार बता दूंगा ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्रियाशीलता समानुपाती होती है आवेश के। आवेश जितना ज्यादा, क्रियाशीलता उतनी ज्यादा, ठीक है। अब आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 है वो जो कम स्थायी है, इसका मतलब ये हुआ इसमें आवेश, ये जो कार्बन पे जो आवेश है उसकी मात्रा ज्यादा है, धनावेश की मात्रा ज्यादा है। और इसकी यहाँ पर ये जो टर्सरी में जो आवेश है इसकी मात्रा, आवेश की मात्रा कम है, इसलिए तो ये ज्यादा स्थायी है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा ज्यादा हुई तो क्रियाशीलता ज्यादा, तो स्थायित्व कम। यहाँ आवेश की मात्रा कम है इसलिए क्रियाशीलता कम, तो स्थायित्व ज्यादा। अब ये कैसे हुआ ये देखो, हमने अभी अभी इसीलिए जो प्लस आई इफेक्ट है वो पहले पढ़ा है। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं? एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह है। यहाँ पर इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 CH3। इनका काम है इलेक्ट्रॉन देना, यह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। ये तीनों CH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ धकेल रहे हैं? बोलना जरा, किसकी तरफ धकेल रहे हैं?
कार्बन की तरफ धकेल रहे हैं। अब सुन लो मेरी बात, फाइनल करने जा रहा हूं। यह जो आवेश है धनावेश, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी को इंगित करता है। जहां धनावेश है वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब ये 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ धकेल रहे हैं, उससे यह धनावेश कम हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं। इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पूर्ति होने से इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कम हो गई। आवेश की मात्रा कम होने से इसका क्रियाशीलता कम हो गई। क्रियाशीलता कम होने से इसका स्थायित्व ज्यादा हो गया। ये हमने जो टर्सरी कार्बोकैटायन है उसके स्थायित्व की व्याख्या की है प्लस आई प्रभाव के आधार पर, कि मैथिल समूहों के प्लस आई प्रभाव होने की वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि इसमें 3 टर्सरी कार्बोकैटायन होते हैं। अब देख लो सेकेंडरी में 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं, 2 ही एल्किल समूह हैं, इसलिए ये कम स्थायी है। इसमें एक ही एल्किल समूह है, ये और भी कम स्थायी है। इसमें तो एक भी एल्किल समूह नहीं है, इसलिए यह सबसे कम स्थायी है और सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई हाँ सर। या ना? आ गई तो मुझे बताओ। मैं लिख रहा हूं फटाफट। कार्बेनायन का ऑर्डर आप लोगों को बताना है, बता भी दो। बोलो भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये मैंने चारों के चारों बना दिए, ठीक है। अब मुझे ये कार्बेनायन है, इनका स्थायित्व का क्रम बता दो फटाफट। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्यों भाई, ये ज्यादा स्थायी कैसे हुआ? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। अब सुनो, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जहां पर आवेश ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। अब सुनो, वही प्लस आई इफेक्ट यहाँ वापस काम आ रहा है। इस कार्बन के ऊपर टर्सरी देख रहे हैं हम लोग, इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश है। ऋणावेश, यदि आवेश की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और स्थायित्व कम हो जाएगा। अब सुनो, इस मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और तीनों मिथाइल ग्रुप कौन सा प्रभाव दिखाते हैं? प्लस, बोलो। अरे मिथाइल ग्रुप कौन सा प्रभाव दिखाएंगे यहां पर? मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लस आई ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। अब सुनो, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाया तो इलेक्ट्रॉन धकेला कार्बन की तरफ, इसने भी धकेला कार्बन की तरफ और इसने भी धकेला कार्बन की तरफ। तो कार्बन पे आवेश बढ़ा कि कम हुआ? आवेश बढ़ा कि कम हुआ? कार्बन पे आवेश बढ़ गया। देखो, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऋणावेश है, मतलब ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो यहाँ पहले से ही है। और ये तीनों CH3 और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कार्बन कह रहा है मेरे पास तो पहले इलेक्ट्रॉन है, अधिकता है, तुम और दे रहे हो, तो यहाँ पर ऋणावेश बढ़ गया, आवेश की मात्रा बढ़ गई, है ना? आवेश की मात्रा बढ़ गई तो क्रियाशीलता बढ़ गई, क्रियाशीलता बढ़ गई तो स्थायित्व कम हो गया। ये इसलिए टर्सरी सबसे कम स्थायी है। कौन सा टर्सरी? कार्बेनायन का टर्सरी सबसे कम स्थायी है। तो हमने प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर सबकी कार्बेनायन का जो स्थायित्व का क्रम है वो भी देख लिया। अब आपको समझ में आ गया इसमें स्थायित्व का क्रम क्या होगा। 3 डिग्री की सबसे कम, सेकेंडरी की उससे ज्यादा, प्राइमरी की उससे ज्यादा। और इससे प्राइमरी यानी यदि हम प्राइमरी इसको लेते हैं और इसको मिथाइल लिखते हैं CH3 को, तो इसका ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा कौन होता है? CH3 कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है। ये स्थायित्व का क्रम है। क्रियाशीलता का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। कोई पूछे अभी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा स्थायी है वो कम क्रियाशील है। अब मैं लिख रहा हूं मुक्त मूलक। तीसरा, समान स्विदलन से बनते हैं ना मुक्त मूलक, CH3 CH2। बता दो भाई इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर वैसे ही बता दो, अब ज्यादा वो कुछ गुंजाइश है नहीं। पता चल गया अब तुम लोगों को, जहां तक मेरा अंदाजा है, बता दो।
कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा होगा बता दो, स्थाई? मुक्त मूलक कौन सा ज्यादा स्थाई होगा, जल्दी बोलो। 3 डिग्री। 3 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थाई होगा, क्यों? आखिर क्यों? कारण कौन बताएगा? कारण कौन बताएगा? चलो इनमें मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रकृति नहीं प्रबल नहीं, होती है। सुनो, नहीं सुनो सुनो सुनो, ये देखो, ये जो कार्बन है इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ, बताओ। इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। इसके पास इसका अष्टक अपूर्ण है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसकी जो इसका जो केस है वो वैसा का वैसा ही हो गया जैसे कार्बोकैटायन का था, वहां भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी कार्बन के ऊपर। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसको कौन पूरा कर रहा है? मिथाइल ग्रुप उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जैसे कार्बोकैटायन में स्थायित्व बढ़ा रहे थे अपने प्लस आई प्रभाव की वजह से, वैसे ही यहाँ पर भी अपने प्लस आई प्रभाव की वजह से स्थायित्व बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व का क्रम है वो वही होता है जो कार्बोकैटायन का होता है, ये ध्यान रखना। कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन इनका तो ऑपोजिट होता है, ठीक है। और मुक्त मूलकों का कौन सा होता है? जो कार्बोकैटायन का होता है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन का अष्टक अपूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर स्थायित्व का क्रम क्या हुआ? टर्सरी सबसे ज्यादा स्थायी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे कम स्थायी, और जो मिथाइल मुक्त मूलक है वो सबसे कम स्थायी। तो ये हो गया क्रम। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व का क्रम है ये हमारे काफी काम आने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन और उसकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग पहले से पढ़ के रखोगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे जैसे हम लोग आज चल रहे थे। यदि आप लोग पढ़ के रखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, वरना ऊपर से जाना तय है, ठीक है। तो अब यदि किसी को कुछ कहना है तो रुको और कहो, वरना क्लास लीव कर सकते हो।